हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के लेसन हिस्ट्री के लेसन फर्स्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे। आप यहाँ तक लेसन पढ़े थे हिस्टोरिकल बिल्डिंग तक। आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। द वर्क ऑफ आर्ट, कला के अन्य काम। डिफरेंट स्टेटस एंड स्पेसिमेंस ऑफ पेंटिंग आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ आर्ट but also they tell us something about the achievement of the great national leader। जो विभिन्न मूर्तियाँ और चित्र के जो नमूने हैं वे न केवल महत्वपूर्ण कला के लिए काम करते हैं, लेकिन वे हमें बहुत कुछ बताते भी हैं। किसके बारे में? हमारे जैसे महान राष्ट्रीय उपलब्धियों के बारे में और हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं के बारे में। ये जो पेंटिंग है, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये हमें बताती हैं। मिसक्लेनियस सोर्सेज मतलब विविध स्रोत। अपार्ट फ्रॉम द above sources, there are some other sources which give us useful information। ऊपर के अलावा कुछ अन्य स्रोत जो हमें उपयोगी जानकारी देते हैं। The first one is film, i.e. entertainment that show us about the contemporary people and their way of life। देखिए, जो पहली फिल्म थी यानी मनोरंजन है, वे समकालीन लोगों के बारे में दिखाता है और उनके जीवन का बारे में बताता है कि उनके जीवन का कैसा जीने का तरीका था। द इम्प्रेशन विच दे लीव ऑन अस रिमेन क्वाइट परमानेंट बिकॉज वी सी द डिफरेंट इवेंट। साहब, जो उन्होंने हम पे छोड़ दिया, क्योंकि जैसे जो विभिन्न शांति के तरीके से उन्होंने हम पे छाप छोड़ दिया है, वो चीज़ हम देखते हैं। द ऑटोबायोग्राफिक्स ऑफ ग्रेट Indian leader like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, etc. also tell us their personality, way of thinking and their attachment with the people। जो हम आत्मकथाएं पढ़ते हैं जैसे महात्मा गांधी और महान भारतीय नेताओं की, जैसे जवाहरलाल नेहरू आदि की, वे हमें बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनके सोचने के तरीके कैसे थे और उनका लोगों के साथ लगाव कैसा था। ये चीज़ बताते हैं। इतना आपको समझ में आया? हम आगे बताने जा रहे हैं। रेनेसांस एंड इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन पीपल, पुनर्जागरण और यूरोपीय लोगों पे इसका प्रभाव। रेनेसांस इज द रीबर्थ एंड रिवेल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। ये पुनर्जागरण है जिसे कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसमें? ग्रीक में और रोमन लर्निंग में हम लोग इसे जानते आ रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस मूवमेंट स्टार्ट इन यूरोप। आप लोग ये पहले से ही जानते हो कि ये सारे जो मूवमेंट्स थे ये कहाँ शुरू हुए थे? यूरोप में। दिस मूवमेंट बिगेन इन इटली एंड ग्रेजुअली स्प्रेड्स टू ऑल पार्ट ऑफ यूरोप। ये मूवमेंट शुरू हुए थे इटली में और जल्दी ये फैलने लगा था यूरोप के विभिन्न हिस्सों में। इट्स इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ थिंक फॉर देमसेल्फ टू रीजन एंड आल्सो टू चैलेंज द स्टेबलाइज कस्टम ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशंस। आप लोग ये चीज़ अच्छे से जानते हो कि उस समय की लोगों की सोच कैसी थी, लोगों का कारण कैसा था और लोगों के सामने कैसी कैसी चुनौतियाँ थी कि वो अपने परिधान, अपनी परंपरा, अपने पहनावे और अपनी संस्था को किस प्रकार स्थापित करें। It led to scientific spread, result a new invention and the discovery of new land। धीरे धीरे वो वैज्ञानिक तरीके को अपनाने लगे, नए आविष्कार करने लगे और नए जमीन की खोज में निकल लिए। It also made the people conscious to know their rights and gave them confidence to speak against the corruption and the autocratic authority of the medieval church। और उस समय लोगों के अंदर अपने अधिकार को लेके एक जागरूकता होने लगी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो बोल सके। किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ, घोटाले के खिलाफ और मध्यकालीन में जो चर्च के खिलाफ निरंकुश शासन होता था उसके खिलाफ वो बोल सके। इट इज़ कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट द चर्च। इसे जाना जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से, जो कि चर्च के खिलाफ किया गया था। In this period, a steady growth of trade and commerce, which in the term helped the emergence new town cities such as the Florence, Milan, Venice, Rome, London, Paris, etc. अब जैसा कि था व्यापार और वाणिज्य के बढ़ने के साथ साथ इस समय में क्या था, एक मोड़ लेने लगा था और मदद करने लगा था नए शहर और नए कस्बे और शहरों के बनने में,
जैसे कि फ्लोरेंस, मिलन, वेनिस, रोम, लंदन, पेरिस, ये सब नए नए शहर और टाउन्स बनने लगे थे. दिस सिटीज वर सेट अप द एदर एट द कोस्टल एरिया कनेक्टिंग सी रोड्स और लैंड रोड्स. ये जो शहर थे समुद्र के किनारे पे रहते थे और जो कि समुद्री रास्तों को और ज़मीन के रास्तों को जोड़ते थे. यूज फॉर ट्रेड, इनका उपयोग किया जाता था व्यापार के लिए. द रिच मर्चेंट पीपल फ्लोराइज द ट्रेड्स, जो अमीर व्यापारी होते थे वो यहाँ से व्यापार करते थे. दे आर नेदर द हाई और अरिस्टोक्रेटिक क्लास और नॉ द प्रोडक्शन क्लास. ये न तो बहुत ही बड़ी क्लासेस के होते थे और न ही प्रोडक्शन क्लासेस के होते थे, मतलब उत्पादन वर्ग के होते थे. दे वर कंसिडर्ड एज द मिडिल क्लास कॉन्स्टेड द ग्रुप ऑफ लॉयर, डॉक्टर, टीचर एंड अदर प्रोफेशनल्स. ये उस मध्यकालीन वर्ग से संबंधित होते थे, जैसे कि वकील, डॉक्टर, टीचर और अदर प्रोफेशन के लोग इससे संबंधित होते थे. विथ इंक्रीज वेल्थ एंड नॉलेज द मिडिल क्लास बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. धीरे धीरे इनके जो ढांचे हैं सही होने लगे, मतलब इनका स्वास्थ्य सही होने लगा और ज्ञान बढ़ने लगा. तो क्या है, इनकी स्थिति सुधरने लगी, इनके ज्ञान बढ़ने लगे, जिससे कि ये अब समाज के एक मिडिल क्लास समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में जानने लगे. दिस क्लास एसिडेंट स्ट्रॉन्ग रूलर एंड वॉज प्रोटेक्ट बाई दैम. ये इसके अब ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रूलर के रूप में आने लगे और ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकते थे. न्यू स्टेट वर फॉर्म फ्रॉम वर न्यू स्कूल एंड कॉलेज. नए राज्य बनने लगे, नए स्कूल और कॉलेज ओपन होने लगे. दैट मेड पीपल कॉन्शियस टू लर्न एंड एजुकेटेड. ये किसके द्वारा होता था? पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग के द्वारा होता था. ऑल द डेवलपमेंट दैट प्रोसेसड इन द मेडिवल पीरियड, ये जो सारी डेवलपमेंट थे और ये जो विकास था मध्यकालीन युग में, ग्रेजुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड. अब ये क्या है, ये एक आधुनिक युग की तरफ में फाउंडेशन के रूप में काम करने लगा था. एंड मार्क द ऑनसेट ऑफ न्यू एज. अब ये एक चिन्ह के रूप में नए एज के रूप में काम करने लगा था. ये आपको समझ में आया कि कैसे पुनर्जागरण जो है यूरोपियन लोगों पे इसका प्रभाव कैसे पड़ा था. कि लोगों में ये चैलेंज था कि लोगों के मन में क्या था, ये यूरोप से शुरू हुआ था और लोगों के मन में एक चैलेंज के रूप में काम करने लगा था. लोगों के सामने पहले बहुत चुनौतियाँ होती थी हर चीज़ में, तो इसीलिए वो अपने कस्टम पहनावे और की संस्था का कैसे निर्माण करें. फिर इसमें आपका आगे बताया गया है कि लोग अपने अधिकार के खिलाफ बोलने लगे. उससे निरंकुश शासक की जो संस्था होती थी चर्च पे, उसके खिलाफ भी लोग आवाज़ उठाने लगे. धीरे धीरे व्यापार जो है, वाणिज्य जो है वो फैलने लगा, नए शहर बनने लगे, नए सिटीज़ का निर्माण होने लगा. और ये अधिकतर सी रोड्स के साइड के एरिया में होता था, समुद्र तटी के किनारे के एरिया में होता था, जिससे कि ज़मीन के रास्ते से व्यापार आसानी से किया जा सके. और इसमें कोई बहुत अमीर घर से लोग रिलेटेड नहीं होते थे, एक मिडिल क्लास की फैमिली ही इससे बिलोंग करती थी, जैसे लॉयर, डॉक्टर, टीचर और प्रोफेशन के लोग. मिडिल क्लास एक सोसाइटी का महत्वपूर्ण अंग बन चुका था. ये अपने आप की सुरक्षा खुद कर सकते थे. अब धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज ओपन होने लगे थे और लोगों के मन में और ये कौन करने लगा था, एजुकेटेड पर्सन्स के द्वारा होते थे. अब मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो चुकी थी और नए एज की शुरुआत हो चुकी थी. देखिए ये एक्स्ट्रा थिंग है. रेनेसांस स्टार्ट इन द 14th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल द 17th सेंचुरी. जो ये पुनर्जागरण का उत्थान का टाइम था, ये 14th सेंचुरी शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ था 17वीं शताब्दी में. इट वॉज द फॉलोड बाई रेवोल्यूशंस, फर्स्ट इन अमेरिका. ये शुरुआत हुआ था अमेरिका से, एंड देन इन फ्रांस, उसके बाद फ्रांस में, एंड लेटर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. और बाद में जो औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इन द मेडिवल पीरियड पीपल प्रीफर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. मध्यकालीन समय में लोग प्रीफर करते थे घरेलू उत्पादन को. दे प्रोडक्ट एवरी प्रोडक्ट बाई हैंड. इनके जो उत्पादन होते थे सभी वह हाथों द्वारा निर्मित होते थे. कारपेंटर, पॉटर, वीवर, ब्लैक स्मिथ, एटीसी. इसमें बढ़ई और इसमें बढ़ई, कुम्हार और बुनाई करने वाला और लोहार, ये सब आते थे. फुलफिल्ड द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ विलेज. लोगों की ज़रूरतें इसी से पूरी होती थी, गांव के लोगों की ज़रूरतें इसी से पूरी होती थी. द पीपल ऑफ द विलेज हैड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. गांव के लोगों के पास अपनी खुद की जो पूंजी होती थी वो इसी से अपनी ज़रूरतें पूरा करते थे. दैट इज़ वाई. ऐसा क्यों था? दे डिड नॉट डिपेंड ऑन द आउटसाइड मार्केट. ये बाहरी बाजार पे निर्भर नहीं होते थे.
बट ग्रेजुअली, लेकिन अचानक, द डिमांड फॉर गुड्स वॉज इंक्रीज, लेकिन इनके सामानों की डिमांड बढ़ने लगी। इन दिस केस, ऐसी स्थिति में हैंडमेड लोकल गुड्स वॉज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ पीपल। हाथों द्वारा जो घरेलू सामान थे वो इतने नहीं बन पाते थे जितनी लोगों की ज़रूरतें थी। विलेज हैड नॉट एडिक्वेट रॉ मटेरियल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। गांव के लोगों के पास इतनी अधिक कच्चे माल नहीं होते थे कि वो प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ा सके। Therefore, a new method of production named the factory system was adopted. अब धीरे धीरे नया तरीका अपनाने जाने लगा उत्पादन का, जिसका नाम था फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री के द्वारा अब लिया जाने लगा। रिच पीपल सेट अप देयर फैक्ट्रीज थॉट दिस सिस्टम। अब अमीर लोग इस सिस्टम के अंतर्गत अपनी फैक्ट्री स्थापित करने लगे। दे बॉट रॉ मटेरियल इन द लार्ज क्वान्टिटीज। ये भारी मात्रा में कच्चे माल खरीदने लगे and employed lot of workers and artisans who work by using the newly invention machine. अब जो एम्प्लॉयज़ थे, जो कामगार थे, जो काम करने वाले थे, जो कारीगर थे, वो सारे नए तरीके से इस मशीन्स के थ्रू काम करने लगे। नाउ द फैक्ट्री सिस्टम रिप्लेस द डोमेस्टिक सिस्टम। अब जो फैक्ट्री सिस्टम है वो डोमेस्टिक, घरेलू काम के तरीके की जगह ले ली। गुड्स वर प्रोडक्ट बाय यूजिंग मशीन इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैंड एट अ रैपिड पेस। अब क्या है, सामान बनने लगी हाथों की जगह मशीनों के द्वारा। द न्यू टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन वॉट ड्रेस्टिक चेंज इन द इकोनॉमी कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो नए तरीके थे, टेक्निक थे उत्पादन के, ये एक बहुत तेज़ी से बदलाव लाए थे। किसमें? आर्थिक व्यवस्था में बहुत तेज़ी से बदलाव लाए थे, जिसे कहा जाता है औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जिसे जाना जाता है। इतना हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर इसके आगे आपको बाद में पढ़ाएंगे। देखिए, बताया गया है कि जो मध्यकालीन समय था उस समय क्या था, घरेलू उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता था। लोग हाथों द्वारा प्रोडक्शन करते थे, जैसे कारपेंटर, वीवर, ब्लैक स्मिथ, इन सबको बताया गया है कि गांव के लोग अपनी ज़रूरतों से खुश रहते थे, लेकिन उन्हें बाहर की आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती थी और वो बाहरी बाजार पर निर्भर नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, ये क्या है, हैंडमेड गुड्स उतने नहीं बन पाते थे जितने लोगों की डिमांड होती थी। अब लोगों के पास इतने कच्चे माल भी नहीं होते थे कि वो उत्पादन को बढ़ा सके, जिसके कारण नया सिस्टम लॉन्च होने लगा। कौन सा सिस्टम था? फैक्ट्री सिस्टम। जो अमीर व्यक्ति थे वो फैक्ट्री को स्थापित करने लगे और वो भारी मात्रा में कच्चे माल को खरीदते थे और वो आर्टिशियन द्वारा, कारीगर द्वारा और मजदूरों द्वारा, वर्कर्स द्वारा वो इसे पूरा करवाते थे। जो कि इन्वेंशन मशीन, जो कि बनता था किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा बनता था। अब फैक्ट्री सिस्टम घरेलू सिस्टम की जगह पे जगह ले ली थी। घरेलू तरीके जो थे उसकी जगह पे फैक्ट्री सिस्टम ने जगह ली थी। सामान जो है वो मशीनों द्वारा बनने लगे थे तेज़ी से, हाथों की जगह मशीनों द्वारा बनने लगे थे। और ये जो नई टेक्निक थी ये आर्थिक व्यवस्था में इतनी तेज़ी से फैलने लगी थी, जिसे कि औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। जो पहला औद्योगिक क्रांति था वो जगह लिया था इंग्लैंड में बाई 1750। Lots of new inventions were invented in England due to the scientific spirits inspired by the Renaissance। अब क्या है, पुनर्जागरण के टाइम उस समय इंग्लैंड में जो वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए थे 1750 में, उसे बहुत से नए आविष्कार हुए थे। द फ्लाइंग शटल इन्वेंशन बाई के। जो फ्लाइंग शटल था, उड़ने वाली मशीन्स, वो के द्वारा, स्पेनिंग जैनी जेम्स हैरग्रीव्स द्वारा, वाटर फ्रेम आर्कराइट्स द्वारा, पावर लूम कार्बराइट्स द्वारा एंड मोस्ट बाय द क्रॉम्पटन द्वारा बनाया गया था। ये सारी मशीन्स क्या थे? जो ट्रेमेंडियस, बहुत तेज़ी से बदलाव लाए थे और इंक्रीज किए थे प्रोडक्शंस को। किस चीज़ की प्रोडक्शन को? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, वस्त्र उद्योग को बहुत तेज़ी से इंक्रीज किए थे। मतलब ये सारे जो इन्वेंशन हुए थे उस समय किसके कारण हुए थे? जो ये पुनर्जागरण हुआ था इसके कारण हुए थे। ये पैरा अब हम आपको फिर से उस दिन रिवाइज करवाएंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग इसे फिर से पढ़ते रहो और जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है उसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, इसीलिए मैं इसे आपको एकदम शो कर दे रही हूँ। इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड आप लोग सर्च करना।